हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, देखो आज काफ़ी दिनों बाद में मैथ की क्लास अपन ले रहे हैं। लॉकडाउन के कारण नहीं ले पाए थे। आज 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। और बहुपद एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके कक्षा 10 तक आपके काम में आएगा। और बहुपद के बारे में अपन इसमें कुछ ऐसी राशियाँ जैसे चर और अचर राशियों के बारे में हम जानेंगे। चर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं कि जिनका मान स्थिर नहीं होता है, यानी मान बदलता रहता है। और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें उनका मान स्थिर रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता है। जैसे मैं एक एक को आपको समझाता हूँ। चर वे राशियाँ जिनका मान स्थिर नहीं रहता, अर्थात बदलता रहता है। मतलब कोई भी मान होता है, जैसे ABCD के अक्षर है, जैसे XYZ है। XYZ में मान बदलते रहेंगे। X का कहीं कुछ जगह कुछ मान होता है, कुछ जगह कुछ मान होता है, अलग अलग मान होते हैं। और चर राशियाँ ज़्यादातर X, Y, Z आदि से व्यक्त करते हैं, आदि से व्यक्त करते हैं। अब आती है अचर, जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे लिखा वे राशियाँ जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, अर्थात बदलता रहता है, वो चर राशियाँ होती है। इन चर राशियों को XYZ के TPQ से भी दर्शा सकते हैं अपन। और वे राशियाँ जिनका मान स्थिर रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे अचर राशियाँ संख्यात्मक मान भी होता है एक तो, या जैसे ABC से भी दर्शाते हैं, से भी व्यक्त करते हैं। तो अचर वे राशियाँ जिनका मान स्थिर रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे अचर राशियाँ कौन सी होगी? संख्यात्मक मान, गिनती के जितने भी अक्षर होंगे वो सारे अचर ही होंगे। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। और ABCD से भी इनको व्यक्त कर सकते हैं अपन। अब आता है आगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक वे होते हैं जिसमें अचर और चर राशियों का सम्मिश्रण होता है, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी इसका सूत्र हो गया अचर इंटू चर बराबर बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे 4 इंटू एक्स यानी 4x बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया बीजीय व्यंजक का। अचर इंटू चर, अकेला चर भी हो सकता है, तो अकेला चर रहेंगे तो उसके आगे उसका गुणांक 1 मानेंगे, ये भी बीजीय व्यंजक ही है। 3y भी लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू वाई 3y, ये भी आपका बीजीय व्यंजक होगा।
इस प्रकार से अपन बीजीय व्यंजक, क्योंकि अपन बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो बीजीय व्यंजक के बारे में अपन जानेंगे तो ही अपन उसको आगे चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। तो इसका मतलब है बीजीय व्यंजक अचर इनटू चर बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बहुपद, नाम से ही जान रहे हैं आप, बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजक होगा उसको बहुपद भी कह सकते हैं अपन, यानी बीजीय व्यंजक को बहुपद भी कहते हैं। बीजीय व्यंजक अर्थात 4x एक बहुपद का उदाहरण है, x बहुपद का उदाहरण है, 3y बहुपद का उदाहरण है। तो इस तरीके से अब बहुपद पदों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद पदों के अनुसार जिसमें पहला है एक पदीय बहुपद, बहुपदों के अनुसार उनका वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। मतलब पहला है एक पदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद का अर्थ आप ये देख रहे हैं, इस नाम से ही इसकी परिभाषा बना सकते हैं। एक यानी एक होगा, पद यानी पद, बहुपद का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी 4x भी हो सकता है, x भी हो सकता है, 3y भी हो सकता है। तो वह बहुपद जिसमें एक पद हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे एक बहुपदीय कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको x, 3y, 2z आदि, ये एक बहुपदीय के उदाहरण हैं। एक बहुपदीय के उदाहरण, तो परिभाषा तो क्या होगी? वह बहुपद जिसमें एक पद हो, केवल एक पद, उसे एक पदीय बहुपद कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे x एक ही पद है, 3y भी एक ही पद है और 2z भी एक ही पद है। समझे? अब दूसरा अपन लेते हैं, इसमें दूसरा जो होगा द्विपदीय बहुपद। दूसरा इसमें द्विपदीय बहुपद हम लेंगे, और वो भी आपके द्विपदीय बहुपद का भी सेकंड हो गया द्विपदीय बहुपद। शब्द से ही इसकी परिभाषा बना सकते हैं हम। द्वि यानी दो, पद यानी पद, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदीय। तो परिभाषा में लिख रहा हूँ, वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो आपको इस डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि ज़्यादा टफ भी नहीं है, और केवल इस शब्द को पढ़ करके इसकी डेफिनेशन रटने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, कि इसको पढ़ने पर ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि द्वि यानी दो होते हैं, पद
यानी पद होते ही होते, तो वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, जैसे 2x + 3y, या x + y भी ले सकते हैं, 2x + z भी ले सकते हैं अपन आदि। तो इस तरीके से अपन ये लेंगे। तो द्विपद बहुपद आपके क्लियर हो गया होगा कि जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये एक पद है, ये एक पद है, तो दो पद हो गए, और ये भी आपके दो पद हो गए, ये भी दो पद हो गए। आ जाए और भी आप आगे कुछ भी बना सकते हैं, दो पद होनी चाहिए। तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदी, इसमें भी आपकी डेफिनेशन वही बना सकते हैं, रटने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। त्रि यानी तीन, पद यानी पद, तो वह बहुपद डेफिनेशन वही चलेगी, केवल आपको यहाँ पे ये चैप्टर से संख्या चेंज करनी है कि वह बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदीय कहेंगे। तो अपन डेफिनेशंस की वैसे ही बनाएंगे, वह बहुपद जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। मतलब जिसमें तीन पद होंगे उसे त्रिपदीय बहुपद, जिसमें दो पद होंगे उसे द्विपदीय, जिसमें एक पद होगा वो एकपदीय। तो यहाँ पे आप तीन पद लेने हैं, तो x + y + z, x + 2y + ये z, x - 3y - 2z आदि। आप भी काफ़ी पद बना सकते हैं। पद तीन होनी चाहिए, चिन्ह कोई सा भी ले सकते हैं आप, प्लस या माइनस कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन पदों की संख्या आपके तीन होनी चाहिए, ये आप देखेंगे। तो इसमें त्रिपदीय बहुपद का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। तो आप देख लीजिए, तीन पद, इनमें प्रत्येक व्यंजक में आपको तीन पद लेने हैं, वो ही आपके त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। तो देखिए अपन ने पदों का वर्गीकरण पढ़ा, अब घात के अनुसार पढ़ेंगे हम। घात के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण। घात के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण अपन अध्ययन करेंगे। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके हर जगह काम में आएगा। जब इनके बारे में घात के अनुसार पदों का वर्गीकरण ही अपने समझ में नहीं आएगा तो अपन प्रश्नवाली के कुछ जो सवाल है वो सही समझ नहीं पाएंगे। तो अपन इसमें जैसे पहला है रेखिक बहुपद। बहुपद, रेखिक बहुपद काफ़ी नाम सुना होगा, वैसे भी पीछे छोटी क्लासों में भी आई है। वह चर जिसके ऊपर एक घात हो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे, यानी चर के ऊपर अगर एक घात है तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। तो वह बहुपद जिसमें चर के ऊपर एक घात हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेखिक बहुपद उसे कहेंगे वह बहुपद जिसमें चर
के ऊपर एक घात होनी चाहिए, एक घात हो उसे रेखिक बहुपद। इसका मानक रूप भी ले सकते हैं अपन कि रेखिक बहुपद का मानक रूप, रेखिक बहुपद का मानक रूप जिसमें सभी प्रकार के बहुपद लिखे जा सकते हैं ax + b, ये रेखिक बहुपद का मानक रूप होगा। सारे बहुपद जो भी बनेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल से जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, अपन इसके उदाहरण ले रहे हैं अपन रेखिक बहुपद के। वैसे आपने पीछे भी पढ़ा है, रेखिक 8वीं क्लास में थी, 11वीं प्रश्नावली में 2x + 3। मैंने आपको शुरुआत में बताया था चर अचर, तो अचर को a और b से लिखते हैं ना अपन, तो यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a का मान 2 हो गया और b का मान 3 हो गया, तो ये 2 और 3 अचर राशियाँ हैं और x चर राशि है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये रेखिक बहुपद हो गया, 2y + 3 हो गया या 2x - 4 हो गया। तो इस तरीके से ये इसके उदाहरण हैं, आप काफ़ी और भी लिख सकते हैं आदि। तो रेखिक बहुपद का स्पष्ट, आज से स्पष्ट हो गया होगा कि वह बहुपद जिसमें चर के ऊपर एक घात हो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। इसका मानक रूप आपको याद ही होना चाहिए, ax + b। ax + b इसका मानक रूप है, अर्थात a और b के मान बदलेंगे, चर तो कोई भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, लेकिन a और b कांस्टेंट है। यहाँ पे ये a और b के मान ही चेंज होंगे, बाकी वो रेखिक। चर के ऊपर यानी x के ऊपर एक घात है, देखिए आप, y के ऊपर एक घात है, तो इस कारण से इसको रेखिक बहुपद। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं इसमें द्विघात बहुपद। अब देखिए इसमें भी इस शब्द से ही इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। द्वि यानी दो, घात यानी घात, यानी जिस चर के ऊपर दो घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे हम। कहने का मतलब है इस डेफिनेशन से ही, इस शब्द से ही इसकी परिभाषा बना सकते हैं, रटने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। रेखिक में 1 होनी चाहिए, द्विघात में 2 होनी चाहिए और आगे त्रिघात पढ़ेंगे तो उसमें 3 घात होनी चाहिए। तो यहाँ पे वह बहुपद, परिभाषा उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, रटने वाली स्थिति नहीं है। वह बहुपद जिसमें चर के ऊपर 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, यानी कक्षा 10 में तो इस पे पूरी प्रश्नावली ही डिपेंड है, द्विघात बहुपद पे। इसका भी मानक रूप अपन देखते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, सारे इसी मानक रूप से ही बनेंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, ये इसका मानक रूप कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलीमर्स, यानी द्विघात बहुपद का मानक रूप ये रहेगा, मानक रूप। अब देखिए, जितने भी द्विघात बहुपद आएंगे x² x तो आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ओनली x² पद आना चाहिए, x का पद विलुप्त भी हो सकता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, जैसे उदाहरण के तौर पर x² + 3x + 4, ये द्विघात, x के ऊपर 2 घात, इस कारण से द्विघात बहुपद कहलाएगा। 2x² - 6x + 7, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। x की जगह y भी आ सकता है, z भी आ सकता है,
यानी 3y² प्लस 2y प्लस 6, ये भी आपके द्विघात बहुपद ही कहलाएगा। चर एक ही होना चाहिए, अलग अलग चरों में द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे, उसको व्यंजक ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे द्विघात बहुपद का मतलब उसमें चर एक ही होना चाहिए, y है तो y रहना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे y² आ गया और यहाँ पे x आ गया, ऐसा नहीं होगा। पूरे बहुपद में एक ही चर होना चाहिए, x है तो x के रूप में ही होना चाहिए। तो देख लीजिए, तुलना कीजिए, a b c कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसका x² का गुणांक 1 मानेंगे, b का मान 3 है और c का मान 4। यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान -6 है, c का मान 3 है। यहाँ पे a का मान 3 है, b का मान 2 है और c का मान 6 है। तो इस तरीके से द्विघात बहुपद अपन समझेंगे। इस तरीके से द्विघात बहुपद आपके होगा, यानी जिसमें दो घात हो। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए, त्रि यानी 3, घात यानी घात, जिसमें चर के ऊपर 3 घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। 2 घात हो द्विघात, 1 घात हो रैखिक, 2 घात वाले को द्वि और 3 घात वाले को त्रिघात। तो इसके भी डेफिनेशन वैसे ही बना सकते हैं आप। वह बहुपद जिसमें चर के ऊपर 3 घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो देख लीजिए, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत सरल है कि वह बहुपद जिसमें चर के ऊपर 3 घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पे घात है, तो इस तरीके से अब त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप, इसका भी मानक रूप देखो, सारे उसी मानक रूप से फिर बनेंगे त्रिघातीय बहुपद। तो यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो देखिए, पर ने डेफिनेशंस में क्या लिखा, जिसमें चर के ऊपर 3 घात हो तो चर के ऊपर 3 घात है, बड़ी से बड़ी घात 3 होनी चाहिए। अगर इसको हटा दें तो ये द्विघात बन जाएगा, इसको हटा दें तो लास्ट वाला रैखिक बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है, जिसमें चर के ऊपर 3 घात हो त्रिघातीय बहुपद। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी कैसे लिखा हुआ आएगा सवाल, 4x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 6। ये देखिए आप, तो यहाँ पे आप तुलना कर लीजिए, एक x³ भी आ गया, x² भी आ गया, x भी आ गया और d अचर पद है लास्ट वाला। तो यहाँ पे a का मान ये हो गया, b का मान -2 हो गया, c का मान 4 हो गया, d का मान 4 हो गया। आगे भी लिख सकते हैं, y³ प्लस y² माइनस y प्लस 7, ये y के रूप में त्रिघात है, ये x के रूप में त्रिघात है। आप और भी आगे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन घातों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण पढ़ा और पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण पढ़ा। पदों के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और घात के अनुसार भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से तो आपके सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपकी ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो ये चैप्टर है वो समझना है। अब देखिए आगे, बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की घात, जो आपके प्रश्नों में क्वेश्चन भी आएंगे, बहुपद की घात, बहुपद की घात
बीजीय व्यंजक जो अपने अभी शुरुआत में पढ़ा था, बीजीय व्यंजक में चर के ऊपर सर्वाधिक जिस पद में घात होगी वो इसका बहुपद की घात कहलाएगी। यानी बीजीय व्यंजक में चर के ऊपर सबसे बड़ी घात हो वह घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। प्रश्नवाली में आपके क्वेश्चन भी आएगा इसका कि बहुपद की घात लिखिए, तो बहुपद की घात कैसे लिखेंगे अपन। जैसे आपके कोई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं अपन, एग्जाम्पल्स के तौर पे 4x³ + 3x + 6 ये है। आगे और लें 4y³ + 3y5 + y⁻7 + 8। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें से बहुपद की घात बताइए। निम्न में या इनमें बहुपद, इनमें बहुपद की घात लिखिए। ये क्वेश्चन रूप में हो गया, मान लीजिए आपके कि इस बीजीय व्यंजक की बहुपद की घात बतानी है, इस बीजीय व्यंजक की बहुपद की। तो अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा कि बीजीय व्यंजक के चर के ऊपर सबसे बड़ी घात। अब घात कहीं भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आगे ही है, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन सर्वाधिक घात होगी जो सबसे बड़ी घात होगी वो। तो प्रथम व्यंजक में देखो आप इसका सॉल्यूशन, तो देखो प्रथम बीजीय व्यंजक की घात। अब देखिए प्रथम बीजीय व्यंजक यह है, तो इसमें देखिए यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें x के ऊपर सर्वाधिक घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो सबसे बड़ी घात 3 हुई, तो इसकी घात 3 ही हो गई। समझिए ना। अब चर के ऊपर सर्वाधिक बड़ी घात 3 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ी घात 3 ही रहेगी, 1 छोटा होगा, तो इसलिए 3 इसकी घात होगी। अब द्वितीय व्यंजक में देखते हैं, द्वितीय बीजीय व्यंजक की घात। तो यहाँ पे बाइक में देखो सबसे बड़ी घात देखनी है अपन को, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई? 7 हुई, क्योंकि यहाँ पे 3, 5, 7, तो यहाँ पे 7 इसकी घात है सबसे बड़ी, तो ये 7 इस बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे इसमें 7 इसकी सर्वाधिक घात है, तो ये 7 इसकी घात होगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल्स ऐसा आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 कि यहाँ पे 3 की घात लिखिए। अब आप कहेंगे सर इसमें तो चर ही नहीं है, कहाँ से ढूंढें हम? तो चर ही नहीं है तो इसकी घात लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 3 लिखा हुआ है आपके, वैसे तो अचर पद है, लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं x से घात 0 का मान 1 ही होता है। तो यहाँ पे घात तो चर के ऊपर देखनी है, क्योंकि अपनी परिभाषा क्या कहती है? चर के ऊपर होनी चाहिए, संख्या के ऊपर नहीं होनी। संख्या के ऊपर होगी तो वो बहुपद की घात नहीं कहलाएगी, केवल चर के ऊपर घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो अपन तो यहाँ पे x की घात 0 लिख सकते हैं,
क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है, तो 3 × 1 वही 3 ही आएगा। तो आपको इसमें पूछे कि 3 की घात लिखिए, तो यहाँ पे इसकी घात, चर की बहुपद की घात क्या लिखेंगे? बहुपद की घात 0 होगी। कहने का मतलब यहाँ पे अगर कौनली अचर पद ही है तो उसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 ही होता है। क्योंकि आपके घातांक नियम में a की घात 0 पहले भी पढ़ चुके हैं आप 8वीं क्लास में, a की घात 0 का मान 1 ही होता था। तो यहाँ पे अपन चर x ले रहे हैं तो x के ऊपर 0 लगा सकते हैं, तो x की घात 0 का मान 1 ही होगा, तो वही 3 ही आएगा। इसलिए इसकी घात इस तरीके से परिभाषित करेंगे। दूसरी बात यह है कि कौन से बहुपद मान्य होंगे और कौन से बहुपद मान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो अपन, ये भी इम्पोर्टेंट भाग है कि बहुपद मान्य होंगे, तो यहाँ पे मान्य वही बहुपद होंगे जिसमें चर के ऊपर घात पूर्ण संख्या में हो, जिसमें चर के ऊपर घात पूर्ण संख्या में हो, वो ही बहुपद कहलाएगा बहुपद। जैसे y + 1/y क्या बीजीय व्यंजक है या नहीं? अब आप कहेंगे सर चर तो है एक y, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है? अब इसका आप सॉल्यूशन देखें, y प्लस यहाँ पे y की घात 1 है और इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस, क्योंकि घातांक नियम आपने पढ़ा है, ऊपर ले जाएंगे तो -m, 8वीं क्लास में ये घातांक नियम था। तो यहाँ पे देखो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात y की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः ये है बीजीय व्यंजक नहीं है। मतलब y के ऊपर घात प्लस में होनी चाहिए। अगर चर के ऊपर घात धनात्मक है तो वो बहुपद कहलाएगा, अगर चर के ऊपर घात धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक आ गई, तो वो बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन करने हैं, आपके प्रश्नवाली में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात यह है कि बहुपद का गुणांक क्या होता है? बहुपद का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ पॉलीमर्स, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके अपन सन्नि विच्छेद करें, गुणांक गुणा प्लस अंक, नाम से है गुणांक, यानी जो चर जिस संख्या से गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक कहलाएगा। मतलब यानी जो चर जिस संख्या से गुणा होगा वो ही उसका गुणांक कहलाएगा। अर्थात जो चर जिस संख्या से गुणा होगा वही संख्या या वह संख्या बहुपद का गुणांक कहलाएगा। कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 4x, तो x किससे गुणा हो रहा है? 4 से। किससे गुणा हो रहा है? 4 से। तो यहाँ पे 4 × x लिखेंगे तो ये इसका गुणांक हो गया। तो
x का गुणांक क्या बताएंगे अपन? 4। फॉर एग्जाम्पल्स ले लें अपन, मान लीजिए ये है, आगे सेकंड एग्जाम्पल्स ले। क्वेश्चन एक बार आया था आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में पूछा गया था। सब बहुत ही सरल है, पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है? अपन ने परिभाषा में यही पढ़ा कि बहुपद किस संख्या से, यानी चर किस संख्या से गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक कहलाएगा, गुणा का अंक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस से गुणा हो रहा है? π/2 से। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? सॉल्यूशन, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है? π/2 से। ऐसे ही एक्स का गुणांक पूछ ले तो एक्स का गुणांक पूछे तो आपको क्या बताना है? एक्स का गुणांक 3 बताना है, क्योंकि एक्स किससे गुणा हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक 3 हो गया। इस तरीके से अपन कोई भी चर का गुणांक बताएंगे, यानी जो चर जिस संख्या से गुणा हो रहा है वो ही उसका गुणांक कहलाएगा। ऐसे अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रूप में पूछे कि चर, कितने चर होते हैं किसी बहुपद में? क्वेश्चन ऐसा पूछे कि निम्न बहुपद में कितने चर हैं? चर तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे 4x² + 3y + 2z √y + a √2y + 3। तीसरा है 2t + 2p + 7। और यहाँ पे आपको जैसे 2x² + 3x + 4। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है और आपको करना भी है कि निम्न बहुपद में कितने चर हैं। चर का मतलब जान गए, यानी x y z या ए बी सी डी को छोड़ करके जो भी ए बी सी डी के अक्षर होंगे उनको अपन चर बोलेंगे। तो यानी हल, सॉल्यूशन को हिंदी में हल बोलते हैं अपन। तो यानी प्रथम बहुपद में चरों की संख्या बतानी है आपको। तो चर यानी देखो इसमें कितने चर हैं? x भी है, y भी है, z भी है। तो इसमें 3 चर हो गए। कितने चर हो गए? 3। 1 2 3। आगे संख्या से मतलब नहीं है, चर का मतलब है ए बी x y z से मतलब है, यानी ए बी सी डी को छोड़ करके जो भी अपन लिखते हैं ना वो चर होता है। तो यहाँ पे आपके इसमें कितने चर हो गए? 3। और 3 कौन कौन से हो गए? x, y, z हो गए। ऐसे ही अपन दूसरे बहुपद में देखें अपन √2y + 3 में, तो यहाँ पे ये तो प्रथम का हो गया। अब दूसरे बहुपद में चरों की संख्या, अब देख लीजिए इसमें कितने चर हैं? केवल एक ही चर है, बाकी आगे तो संख्या है। इसके आगे कोई चर नहीं है तो उसको चर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही चर है और वो कोई केवल y है। तीसरे बहुपद में चरों की संख्या
अब देखिए तीसरे में देखिए टी भी है पी भी है, इसमें दो चर हैं 1 2, तो यहाँ पे चरों की संख्या हो गई 2 यानी टी कोमा पी। चौथे बहुपद में चरों की संख्या, अब देखिए आप इसमें x आगे संख्या है तो इसमें केवल एक ही चर है, ऐसा नहीं कि x² भी आ गया और x भी आ गया, ऐसा नहीं करेंगे। चर तो केवल x ही है, घात के रूप में परिभाषित थोड़ी कर रहे हैं इसको, केवल चरों की संख्या पूछी है तो चर तो केवल एक ही होगा, इसमें दो चर नहीं लिखेंगे, पर केवल एक ही चर लिखेंगे। वो एक चर क्या है? ओनली x ही है। तो इस तरीके से अपन सवाल आपसे पूछे बहुपद में कितने चर हैं तो आप चर गिन लीजिए और गिन करके उनकी संख्या लिख दीजिए। तो इसका मतलब है तो आपको जो भी बहुपद दे रखा उसमें चर गिन करके लिख देंगे अपन इस तरीके से। तो आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और आगे देखिए अब जो भी भाग है, अब देखिए किसी भी बहुपद का अपन को मान निकालना हो तो यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया बहुपद, और बहुपद को px से व्यक्त करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में पॉलीमर्स बोलते हैं, तो इस कारण से इसको शॉर्ट नेम हो गया px। अब px आपको मान लीजिए जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 4, ये बहुपद दे रखा है और आपसे इसमें पूछे कि x बराबर -2 पर इसका मान बताइए। मतलब बहुपद दे रखा आपको 4x² प्लस 3x प्लस 4 और मान आपसे पूछा है कि इसमें x बराबर 2 पे इसका मान बताइए। तो आपको करना क्या है, x के स्थान पे आपको -2 रखने हैं। जहाँ भी x है वहाँ पे आपको x के स्थान पे 2 रखने हैं, वो भी माइनस के। जैसे अपन p x के स्थान पे -2 रख रहे हैं तो x के स्थान पे -2 आ गया। फिर आगे 4 इसका गुणांक है वो तो आगे उतारेंगे हम, और फिर x के स्थान पे -2 लिखना है, फिर उसके ऊपर घात 2 लगानी है। ये -2 लिख दिया और फिर घात 2 लगा दी। आगे प्लस 3 उसका गुणांक है 3x का, तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था अचर इंटू चर, अचर पद इंटू चर। तो यहाँ पे अचर पद 3 हो गया, चर x हो गया। x के स्थान पे आपको -2 रखना है, कोष्टक ऊपर घात हो तो कोष्टक बना दीजिए और माइनस का पद है तो कोष्टक में लिख दीजिए। प्लस आगे 4 ही रखेंगे, 4 की जगह -2 नहीं रखेंगे अपन। तो जहाँ भी x है वहाँ पे अपन को क्या रखना है, -2। जो भी आपको मान दे रखा है वही पुट करना है x के स्थान पे। तो अपन x के स्थान पे -2 पे इसका मान अपन निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले घात को सोल्व करेंगे हम। घात को सोल्व करने का मतलब है कि इसके ऐसा नहीं पहले 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले घात सोल्व का हल करेंगे फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समस्या ये आती है कि -2 के ऊपर 2 घात है, तो या तो इसको हल करने का तरीका ये है, -2 के ऊपर 2 घात है तो -2 को 2 बार लिखो, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो प्लस के 4 हो गए इसके मल्टीप्लाई, -2 का वर्ग तो प्लस के 4 हो गए। तो इसका मतलब है 4 × 4 लिखेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कोई घात भी नहीं है, जब घात नहीं है तो उसको डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चिन्ह को पहले हल करेंगे। संख्या को गुणा करने से पहले चिन्ह को हल करेंगे। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे प्लस की 3 है, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, क्योंकि 4 चिन्ह आपको पता होनी चाहिए। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस
प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस। तो ये चिन्ह, तो अपन क्या कर रहे हैं, प्लस को माइनस से गुणा कर रहे हैं, प्लस को माइनस तो चिन्ह तो माइनस आएगा। अब चिन्ह को गुणा कर दिया, अब संख्या को गुणा कर सकते हैं अपन, 3 को 2 से 6 और आगे प्लस 4। अब देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 माइनस 6 प्लस 4। अब इसको हल करने का तरीका देखिए आप, क्योंकि इसमें प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। अब प्लस माइनस आ गया तो इसमें प्लस की संख्या देखो कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है। तो प्लस के देखो संख्या के आगे का ये जो माइनस है ना, ये 6 का माइनस है, 16 का नहीं है, क्योंकि आगे होता है ना वो उसका चिन्ह कहलाता है। तो आगे कोई चिन्ह है तो 16 प्लस के मानेंगे हम, 16 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो प्लस वाली संख्या प्लस में जोड़ दो। 2 तरीके हैं इसको हल करने के, तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे देखो, या तो 16 में से 6 घटा दो पहले तो 10 बच गए, प्लस 4। अब 10 में 4 जोड़ दो, 14 हो गए। या फिर 16 माइनस 6 प्लस 4, प्लस वाली संख्या प्लस में जोड़ दीजिए आप, तो 16 और 4 20 हो गए, और माइनस 6। अब 20 में से 6 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, वही 14। तो हल करने का तरीका कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं हाँ इसमें इसको घटा दो, कैसे ही कर सकते हैं, हल करने के आंसर वही आएंगे। इसके 3 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यानी 6 में से 4 घटा दो, -2 बचेंगे, फिर -2 इसमें से घटा दो आप, तो वही 14 ही बचेंगे। तो अब कौन सा तरीका समझ में आता है भाई, पहले प्लस माइनस को घटा दिया तो प्लस के 10 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 10 नहीं बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है। प्लस 16 में से -6 घटाएंगे तो प्लस के 10 बचेंगे, और प्लस के 10 और आगे भी प्लस के 4 है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे। या प्लस वाली संख्या प्लस में ऐड कर दो, मतलब प्लस वाली संख्या प्लस में ऐड कर दो, तो 16 और 4 20 हो गए, और -6 ऐसे कैसे उतार देंगे, और 20 में से 6 घटा देंगे तो 14। दोनों का आंसर सेम आएगा, कैसे ही कीजिए आप, आंसर दोनों का इक्वल रहेगा, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सही है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसकी आवश्यकता ग्राफ पढ़ते हैं तब भी पड़ती है, क्योंकि x की जगह मान रख करके y का निकालते हैं, y की जगह y का मान रख करके x का निकालते हैं। यहाँ पे आपके ऐसा वो तो ग्राफ तक है, लेकिन इस पर भी एक पूरी ही प्रश्नवाली डिपेंड है आपके, 3 दूसरी प्रश्नवाली है। तो इस तरीके से ऐसा ही एक सवाल कर लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही लेते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 7 का निम्न संख्याओं पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रूप पे अपन ने ले लिया। अब देखते हैं इसको कैसे, अब किस किस पे ज्ञात करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो x बराबर -1 पे करना है, दूसरा x बराबर 1/2 पे करना है, तीसरा x बराबर 1 पे करना है प्लस पर। अब 3 मान पूछे एक ही सवाल में, तो देखिए कैसे करते हैं हम। पहला अपन ले रहे हैं अपन हल, बहुपद लिखेंगे सबसे पहले, px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 7। सबसे पहले x बराबर -1 पे इसका मान ज्ञात करेंगे, पहला निकाल लिया अपन, x बराबर -1 पर
अब x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान निकालेंगे तो x के स्थान पे आपको क्या रखना है, -1 रखना है। जहाँ भी x है वहाँ पे आपको -1 रखना है। तो यहाँ पे देखिए p इसकी जगह -1 हो जाएगा, फिर 4 इंटू -1 के ऊपर घात 3 लगानी है, प्लस 3 इंटू -1 के ऊपर घात 2 माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गया, मान भी माइनस का ही रख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, कोष्टक बना करके -1 रखेंगे +7, ये ध्यान रखेंगे अपन। अगर प्लस का होता तो डायरेक्ट -1 और +1 कर देते, तो वो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ भी आपके दो चिन्ह हो गए तो मल्टीप्लाई होंगे। पहले इसको हल करते हैं। अब देखिए माइनस के ऊपर विषम घात आ गई। देखो आपको ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। -1 के ऊपर अगर विषम घात आ गई तो इसका हल -1 ही होगा, और -1 के ऊपर सम घात आ गई तो इसका +1 होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर इसी में गलती करते हैं, क्योंकि घात तो खोल देते हैं लेकिन उसका चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि -1 के ऊपर घात 3 है, तो यहाँ पे -1 के घात 3 विषम संख्या है। अगर 2 होती तो सम होती, तो यहाँ पे 3 विषम संख्या है, तो इसका हल करेंगे तो -1 आएगा। एक के ऊपर चाहे कितनी घात हो, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन घात चिन्ह क्या है। अगर एक -1 के ऊपर घात चाहे कितनी हो, वो देखना है आपको, सम है कि विषम है। अगर सम है तो +1 आएगा और विषम है तो -1 आएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू -1। अब यहाँ पे देखिए -1 के ऊपर सम घात आ गई तो +1 आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू +1। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक को खोलना तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी मैंने आपको चिन्ह बताया था, माइनस को माइनस से प्लस होता है, तो यहाँ पे +1 और +7। अब देखिए यहाँ पे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो -4 रहेंगे। यहाँ पे एक तरीके से देखो, चाहे कोष्टक में ले लो, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस ही आएगा, और 3 को 1 से 3, +1 +7। अब देखिए सारे 3 तो आ गए इसमें प्लस के, और 1 आ गया माइनस का, तो माइनस वाला तो एक बार ये, अब प्लस वाले 3 हैं, तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो प्लस के 11। अब 11 में से अपन को 4 घटाने हैं। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, प्लस आकर के 11 में 4 जोड़ देते 15। ये नहीं करना है अपन को, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो अपन को क्या करना है, विपरीत चिन्ह तो घटते हैं, समान चिन्ह होते हैं वो जुड़ते हैं। तो यहाँ पे प्लस के 11 में से 4 घटाने हैं, न कि जोड़ने हैं। तो प्लस के 11 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड अपन कर रहे हैं, बहुपद वही है, x बराबर 2 पर इसका मान निकालना है। देखिए x बराबर 2 पर, सेकंड x बराबर 1/2 पर, पर x के स्थान पे आपको 1/2 पुट करना है, रखना है। तो देखिए अपन कैसे रखेंगे, p और x के स्थान पे 1/2, 4 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 के ऊपर पावर 2 माइनस 1/2 और +7। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, 1/2 के ऊपर घात 3 आ गई, साइड में हल कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो अपन साइड में हल कर लेते हैं। इसको 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अब देखो भिन्नों का गुणा है, भिन्नों का गुणा तो अंश को अंश से गुणा करना है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो इसका आंसर आ गया 1/8। अब देखिए 4, इसका हल आया 1/8 +3।
अब यहाँ पे 1/2 के ऊपर घात 2 है, साइड में हल करके देख लेते हैं, ऐसे कोई गलती नहीं है। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो यहाँ पे 3 × 1/4 इसका हल आ गया 1/4 प्लस यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 1/2 ही रहेगा और प्लस 7। अब देखिए गुणा में संख्याएं ऊपर नीचे कटती हैं, इसको इससे काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 से कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 1/2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और नीचे 2। अब ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही है, तो ये 3 ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा, नहीं कि नीचे वाली से। ये ध्यान रखें ना, कोई भी किसी संख्या का गुणांक है तो उसके अंश से ही गुणा होता है, हर से कभी नहीं मल्टीप्लाई होगा। अगर इसके नीचे हर होगा तो ही हर से गुणा होगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 -1/2 + 7। अब बटा की संख्या आ गई, तो इसको कैसे हल करें? एलसीएम लेकर के, और एलसीएम इस प्रकार से लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, हरों के एलसीएम लेते हैं, जैसे 2 4 2, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 4 में 2 बार 1 बार, फिर 2 का 1, 2 एकम 2 1, नीचे 1 1 आ गया, तो इसका एलसीएम पूरा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 इसके एलसीएम आ गए, 4 आ गए। अब बटा की संख्या कक्षा 8 में पहली प्रश्न वाली अपने पढ़ी थी। इस हर, जितने भी हर हैं उन हरों का भाग इसमें भाग देंगे, जो भी लघुत्तम निकाला उस लघुत्तम में हर का भाग देते हैं, जो भाग फल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 का भाग 4 में देना है, तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 एकम 4, 4 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 को 2 से गुणा करना है। अब 1 आ गया, 1 का भाग तो 4 में 4 ही बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 को 7 से गुणा करना है। अब देखिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, -2 + 7 चौक 28 बटा 4। अब देखिए इसका हल, इसका हल कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। x के स्थान पे 1/2 रखना था अपन को, तो यहाँ पर भी 1/2 रख दिया, यहाँ पे 1/2 रख करके घात 3 लगा दी, और फिर 3 × 1/2 रख करके घात 2 लगा दी, -1 x के स्थान पे 1/2 और + 7, 1/2 के ऊपर घात 3, उसका हल 1/8 आ गया। 3 ऐसे कैसे उतार दे, 1/2 का हल 1/4 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा, कोष्टक कट जाएगा, +7। फिर यहाँ पे अपन ने 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 बच गया। यहाँ पे इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर गुणा कर दिया, तो 3 एकम 3 बटा 4 -1/2 + 7। अब बटा की संख्या को डायरेक्ट नहीं घटा सकते, जोड़ सकते, तो इसका एलसीएम लिया अपन ने। एलसीएम हमेशा हरों का ही लेते हैं, अंशों का कभी नहीं लेते हैं। तो हर इसमें 2 4 और 2, एक तो वैसे रहेगा, तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फिर पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 का भाग जिस में चला जाता है उसमें दे दो, तो सभी में जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 का भाग देंगे अपन, एक तो ऐसे कैसे, 2 एकम 2 और 1 ऐसे कैसे, तो नीचे 1 1 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करते उसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में हर का भाग देंगे हम 2 का भाग, इस एलसीएम में हमेशा हरों का ही भाग देते हैं, ये ध्यान रखना, अंश का कभी। हर का इसमें डिवाइड दिया और जितनी बार गया उसको फिर अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को अंश से गुणा कर दिया, तो 1 × 2 प्लस यहाँ पे 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करें, 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 को 7 से। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए प्लस की संख्या 3 है और माइनस की संख्या 1 है। तो देखिए यहाँ पे प्लस के 2 और ये माइनस के 2 आप काट भी सकते हैं, क्योंकि +2 में से -2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस की संख्या बची 2,
8 28 में 3 जोड़ देंगे हम, 28 और 3 31 होते हैं, 31/4 इसका हल हो गया। ये इसका आंसर है, यानी x बराबर 1/2 इस बहुपद में रखेंगे तो इसमें x बराबर 1/2 पर बहुपद का मान 31/4 आ जाएगी। सही है। अब एक वाला रख करके देखते हैं अपन। देखिए अब तीसरा और देख रहे हैं हम। तीसरा रख रहे हैं x बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा, तो x के स्थान पे सब जगह 1 ही रखना है। P1 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर और माइनस x की जगह 1 + 7। यहाँ पे अब 1 का क्यूब 1 ही होगा, क्योंकि चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। वो तो माइनस आया था, सम विषम देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे विषमघात आएगी तो उसमें -1 रख दे, ऐसा नहीं करना है अपन को। वो तो -1 रखें तभी अपन को सम विषम देखना है। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, 1 का वर्ग 1 होगा, -1 + 7, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 + 3 -1 + 7। अब देखिए प्लस वाली संख्या 1 2 3 हो गई, तीनों को जोड़ना है अपन को। तो 4 3 7 और 7 14, 14 में 1 घटाना है, 13 इसका आंसर। इस तरीके से अपन को किसी भी बहुपद का मान निकालना आना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, तो इस तरीके से अपन किसी भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं। ये आपकी काज मैंने लगभग 3.1 और 3.2 प्रश्नवाली से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको हल करना है, एक्सरसाइज है। इनमें से आपको जो मैंने आज चैप्टर पढ़ाया उनके आधार पे आपको बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इस सवाल में हमारे को दिक्कत हुई है। तो आज का चैप्टर अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके।